तो 4 हो गए, 4 धाम 40 क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, तो डेली का टारगेट सुबह 2 क्वेश्चन, रात को 2 क्वेश्चन, चावल और भाषा वाला। इसमें आप इजीली लिख लो, क्योंकि इसमें ग्रामर से रिलेटेड क्या होता है, कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसके टाइप एग्जांपल बना बना के कुछ ना कुछ लिख दो। फिर दूसरा काम आपको क्या करना है, जो 9 टू 12 की सीबीएसई की बुक्स है, उनमें उनके अंदर जो लेखक या कवि, उनकी जो रचना है, उनको अच्छे से याद कर लो। उनकी कुछ विशेषताएं जो है, जो बुक को सजेस्ट किया था, अब सिर्फ आखिरी के 10 दिन में आपको यही 2 बुक से अपना सिलेबस फटाफट खींचना है। इस वाली बुक में आपको हिंदी भाषा का इतिहास, ठीक है, जो बोलियों वाला पार्ट है, देवनागरी लिपि है, राजभाषा, संपर्क भाषा, वो सारे टॉपिक भी इसमें मिल जाएंगे। हेलो, हाय, नमस्कार आप सभी को दोस्तों, कैसे आप सभी, उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी ने थंबनेल और टाइटल देख के समझे होंगे हमारे आज का जो वीडियो है, इसका जो शीर्षक है या विषय है वो है कि आखिरी के जो हमारे 10 दिन बचे हैं। अगर आप देखो, आज से ठीक 10 दिन बाद हमारा 22 तारीख को ईएमआरएस का एग्जाम होने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर जो हमारे आखिरी के 10 दिन बचे हैं, जो भी लोग खासतौर पे टीजीटी और पीजीटी हिंदी के एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं, उनको लेके वीडियो होने वाली है कि आखिरी 10 दिनों की हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, क्या कुछ हमें अलग करना है, क्योंकि आखिरी के 10 दिन बहुत क्रूशियल है। आखिरी के 10 दिनों में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, प्लानिंग क्या होनी चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए। ठीक है, हमें अपनी तैयारी को और कैसे बूस्ट करना चाहिए, रिवीजन प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पार्ट, डिस्क्रिप्टिव पार्ट, उसको कैसे तैयार करेंगे, हमारा सिलेक्शन जो है वो श्योरिटी की तरफ बढ़े। ठीक है, तो देखिए, तो आइए सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी तरह की और वीडियोस के लिए और ईएमआर से जुड़ी पर्सनल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और कमेंट में अगर कोई क्वेरी हो तो उसको ना लिखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर करें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास आखिरी के 10 दिन बचे हैं। सबसे पहले आपके मन में देखो घबराहट हमें होने लगती है, एग्जाम जैसे ही करीब आता है थोड़ा सा लगने लगता है कि ये भी पढ़ा है वो भी पढ़ा है। डेफिनेटली अगर आप देखोगे, हालांकि 2 महीने पहले 31 जनवरी को रिजल्ट आया था, लेकिन प्रॉपर बच्चे उतने डेट का वेट करते हैं, उनको लग रहा इतना जल्दी एग्जाम की उम्मीद नहीं थी। ठीक है, तो पहली बात ये कि सही सही लोगों ने पढ़ना एग्जाम डेट के बाद ही, 90% लोगों ने एग्जाम डेट के बाद ही पढ़ना शुरू किया, ये रियलिटी है। ठीक है, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी रहती होगा कि नहीं होगा। तो सही सही अगर आप देखोगे तो केवीएस की भी डेट, ईएमआरएस की भी डेट लगभग एक साथ ही आई, और दोनों के लिए लगभग लगभग 1 महीना ही मिला है। तो सबने प्रॉपर तैयारी 1 महीने में ही की है। ठीक है, कुछ लोग होंगे जो जनवरी से पढ़ रहे होंगे रिजल्ट, ठीक है, कुछ लोग रिजल्ट आने के तुरंत बाद पढ़ने लगे होंगे, थोड़ा रिजल्ट से पहले भी जिनको अच्छे मार्क्स की उम्मीद थी। ठीक है, तो वो लोग हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि टाइम मेरे को कम मिला है, तो देखो टाइम सबको कम मिला है, पहली बात तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, अब जो आखिरी के 10 दिन बचे इसमें हमें कैसे अपने प्लानिंग हमारी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, ये जो 10 दिन बचे हैं, अब इसमें बहुत ज्यादा, ठीक है, सबसे पहली चीज तो देखिए, जो हमारा सिलेबस है वो हमें कवर कर रहे होंगे आप सभी, है ना। उम्मीद है बहुत सारे लोग काफी सारा पार्ट कवर कर लेंगे। सबसे पहले सिलेबस को लेकर हमें दिक्कत आ रही होगी, इतना सारा सिलेबस हम कैसे समेटें जल्दी से, है ना। तो देखिए, इसको लेके ये है कि जो भी लोग बैच से पढ़ रहे हैं वो तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं इस टाइम। अब आखिरी के 10 दिन आपको कोई बैच से नहीं पढ़ना है। ठीक है, कोई प्लेलिस्ट आपको नहीं देखनी है। आप सोचो कोई प्लेलिस्ट निकालो, पूरी वीडियो देखने में लगो, वीडियो देखने से किसी का भला नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे चैनल आपको मैराथन क्लासेस करवा रहे हो कि ये मैराथन देख लो, है ना, ये प्लेलिस्ट देख लो। वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, और 10 दिनों में खासतौर पर वीडियो देखना एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। तो सवाल ये उठता है कि इतना जल्दी हम ये सिलेबस कहाँ से कवर किया जाए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने एक डिटेल वीडियो आपको बनाई पहले चैनल पे डाली थी, काफी सारे लोगों ने वो वीडियो देखी है, उसमें मैंने आपको कुछ बुक सजेस्ट की थी। अब मेन चीज वही है कि देखिए, कम टाइम में जल्दी अगर हमें सिलेबस खींचना है तो उसके लिए कुछ रिटर्न चीज हमें पढ़नी होगी। अब एक तो अगर आपने मान लो कोई बैच ले रखा है तो उनके कोचिंग के नोट्स आप प्रिंट करवा के रख लो, जो भी बैच से आप पढ़ रहे हो। या फिर आप चाहे तो किसी स्पेसिफिक, ठीक है, कोई एक ऑथर नहीं, कोई अच्छी ऑथेंटिक किताब जो कि ज्यादा मोटी ना हो और ज्यादा टफ लैंग्वेज ना हो। जैसे कि मैंने आपको कई सारी बुक मतलब 2 बुक सजेस्ट की थी। ठीक है, लेकिन उनमें से अब आखिरी 10 दिनों के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो सबसे सार्थक बुक यही है आपकी, हिंदी भाषा का हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी। क्योंकि ये बुक ऐसी है जो आप, उस वीडियो में भी बताया था कि आपकी हफ्ते से 10 दिन में कवर हो जाएगी, और फिर इसका जितना मल्टीपल आप रिवीजन कर लोगे आपके लिए रामबाण है ये किताब। ठीक है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि इस बुक को मैं खुद पढ़ा है पूरा। ठीक है, इस बुक की लैंग्वेज जो है बहुत ईजी है, सरल है, सहज, आपको समझ में आएगी। और सबसे बड़ा पार्ट क्या है, आपका सिलेबस। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई कोचिंग के नोट्स है तो आप वो प्रिंट करा लो, और अगर नहीं है तो ये बुक आपके पास होगी ही होगी। और अभी भी अगर आप खरीदते हो तो 10 दिन में आप बहुत अच्छे से इसको कवर कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा देर हो जाएगा कहीं ना कहीं लेने के लिए। तो वैसे उम्मीद है आप कोई ना कोई बुक फॉलो कर ही रहे होंगे। ठीक है, अगर आप सिर्फ किसी कोचिंग के वीडियोस देख रहे हो सिर्फ, ठीक है, तो मुझे लगता है वो थोड़ा सार्थक नहीं है। ठीक है, क्योंकि हाँ, आप हो सकता है वीडियो से ग्रामर वाला पार्ट कवर कर लो, लेकिन मेन वही हमारा गद्य वाला पार्ट पूरा है, गद्य की विधाएं हैं सारी। ठीक है, 3 मेजर हमारे पार्ट्स हैं, 3 नहीं, मैं 4 कैटेगरी में सिलेबस को बांटता हूँ। सबसे पहला हमारा गद्य और उसकी सारी विधाएं, एक पार्ट मेजर ये है। दूसरा पार्ट काव्य और उसका विकास, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये पूरा है। तीसरा पार्ट हमारा ग्रामर का है, जिसमें 7-8 ग्रामर के टॉपिक दे रखे हैं। ठीक है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, अलंकार, ये सारी चीजें। और चौथा पार्ट है हिंदी भाषा और उसका इतिहास। ठीक है, इसमें हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, बोलियों के बारे में, देवनागरी लिपि के बारे में, संविधान में हिंदी की स्थिति क्या है। तो 4 मेजर पार्ट्स हैं। अब इन 4 पार्ट्स को आप जल्दी से कैसे कवर करो, तो इन चारों की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 2 किताबें हैं जिनसे आपका ये पूरा सिलेबस कवर हो सकता है। देखिए, जिसमें सबसे पहले जो आपका 4 खंड है, 4 पार्ट्स हैं, इनमें हिंदी भाषा का जो पार्ट है, इसके अलावा जो आपका ग्रामर वाला पार्ट है, उसके लिए सबसे बेस्ट बुक आपकी ये है। ठीक है, जिसको मैंने पहले भी आपको सजेस्ट किया था। अब सिर्फ आखिरी के 10 दिन में आपको यही 2 बुक से अपना सिलेबस फटाफट खींचना है। इस वाली बुक में आपको हिंदी भाषा का इतिहास, ठीक है, जो बोलियों वाला पार्ट है, देवनागरी लिपि है, राजभाषा, संपर्क भाषा, वो सारे टॉपिक भी इसमें मिल जाएंगे। और जो दूसरा पार्ट ग्रामर के को टॉपिक्स हैं, जैसे अलंकार है, ठीक है, और शब्द शक्तियां हैं,
इसके अलावा आपका वर्ण विचार है, संधि है, ये सारे चैप्टर, विकारी अविकारी शब्द है, शब्द विचार, वर्ण विचार, ये सारे इसमें मिल जाएंगे और बहुत जल्दी आप कवर कर सकते हो। ठीक है, तो आप कोशिश करो 10 दिन में से, ठीक है, 4 दिन के अंदर आप इसको कवर कर लो। ठीक है, 1 दिन के अंदर आपका भाषा वाला पार्ट पूरा तैयार हो सकता है। ठीक है, और 2 दिन के अंदर आप ग्रामर वाला पार्ट कवर कर सकते हो। तो 3 दिन आप अपना रिजर्व रखो इन 2 पार्ट्स के लिए। तो जो हमारे 2 पार्ट्स हैं वो इस बुक से कवर हो जाएंगे, इसी से आप फटाफट उनको पढ़ लो, रिवाइज कर लो। ठीक है, तो ये हमारे 2 पार्ट्स इधर तैयार हो जाएंगे। अब हमारे बच्चे कितने, 2 मेजर पार्ट, ठीक है, जिसमें हमारा गद्य और उसकी विधाएं। ठीक है, ध्यान रखिए गद्य साहित्य बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, गद्य में सिर्फ गद्य की विधाएं आएगा। ठीक है, केवीएस एनवीएस का सिलेबस ज्यादा वास्ट है ये हमारे से। और काव्य वाला जो पार्ट है उसमें चारों कालों से जुड़े क्वेश्चन, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल से रिलेटेड काव्य वाला पार्ट आएगा। तो इसमें ये पतली सी बुक है, इसको बहुत जल्दी ये आपको एक ओवरव्यू दे देगी पूरा। ये किताब बहुत डिटेल में नहीं है, लेकिन आपको एक जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी इसमें कवर हो जाएंगी। तो जो हमारे 4 पार्ट्स हैं उनमें से जो 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, और हमारे पास 10 दिन है, तो 10 दिन को प्लानिंग करिए, 10 दिन को हमें डिवाइड करना है, वो आप अपने हिसाब से डिवाइड करिए, क्योंकि हो सकता है हर किसी का अलग अलग प्लान होगा। जैसे मैं अपना प्लान शेयर करूं तो मेरा 10 दिन का प्लान क्या है कि मैं 10 दिन में से 1 दिन पूरा पूरा दूंगा इस पर, जो हमारा भाषा वाला पार्ट है। ठीक है, हिंदी भाषा बोलियों वाला, देवनागरी लिपि वाला, राजभाषा, संपर्क भाषा, ये वाला पार्ट। ठीक है, और 1 दिन मैं पूरा दूंगा क्योंकि मेरे ये वाला पार्ट पूरा हो चुका है। ठीक है, तो मैं 1 दिन पूरा दूंगा कि ग्रामर का रिवीजन करने के लिए। तो 2 दिन मैंने इसके लिए लास्ट डे शेष रखे हुए हैं, 1 दिन पूरा ग्रामर का रिवीजन करूंगा और 1 दिन भाषा वाला पार्ट पूरा, हिंदी भाषा उसका विकास, देवनागरी लिपि, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो आप इससे फटाफट इसको कवर भी कर सकते हो और इसी में आप रिवीजन करते हो। अब सवाल ये उठता है इसको कवर तो आप यहाँ से कर लोगे। अगर मान लो किसी टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है, पर्टिकुलर किसी टॉपिक को आपको समझने में दिक्कत है, तो आप फटाफट उसका एक वीडियो देख लो और उसका अगर आप चाहो, ग्रामर में आप शॉर्ट नोट्स अभी भी बना सकते हो। ठीक है, और बहुत शॉर्ट में उस ग्रामर के टॉपिक के आप कुछ पेजेस में शॉर्ट नोट्स बना लो, उसी को बार बार रिवाइज करो और प्रैक्टिस इसी के हर एक चैप्टर में पीछे एमसीक्यू दिए वहां से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, और कोशिश करिए नोट्स ना बनाने पड़े। अगर आपको समझ आ रहा है तो कोई वीडियो मत देखो, कोई शॉर्ट नोट्स मत बनाओ, डायरेक्ट इसी में से पढ़ो, इसी में से रिवाइज करो, क्योंकि जितना समय बचाओगे उतना अच्छा है। ठीक है, तो ये आपका पार्ट ग्रामर वाला पूरा ऐसे तैयार हो जाएगा। अब जो हमारे 2 पार्ट बचे, गद्य और उसकी विधाएं और काव्य, ये जो 2 खंड है हमारे, वो इस बुक से मुझे लगता है जल्दी आपका कवर होगा। बहुत सारे लोगों जिन्होंने वीडियो देखी होगी, उम्मीद है ये किताब खत्म भी कर ली होगी, मैं भी ये खत्म कर चुका हूं। अब इसका रिवीजन का टाइम है। जिसने नहीं किया है वो भी इसको 5 दिन में पूरा खत्म कर सकता है, अगर आप अच्छे से स्पीड में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप स्लो हैं तो हो सकता है 10 दिन आपको इस पर पढ़ने में लग जाए, तो वो तो रेलिवेंट नहीं है। अब जो तैयारी अब शुरू कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा समय निकल चुका है आपके लिए। ठीक है, और कोई वीडियो मैराथन की कोई सिलेक्शन नहीं दिला पाएगी, क्योंकि यहाँ पे चीजें हर तरह की आएंगी। अब ये जो 2 पार्ट है हमारे, ये इसमें ये बुक क्यों रिलेवेंट लग रही है, क्योंकि आप इसको पूरा पढ़ चुके होंगे। अब इसको कम से कम आप कोशिश करो एक बार तो पूरा पढ़ लें, उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, दोबारा में जब आप रिवीजन करो तो 2 अपने पास मार्कर रखो, जहां जहां अलग अलग कलर के, जहां जहां ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो वहां पे उसको अलग कलर से हाईलाइट करो। ठीक है, और जहां पे जैसे मैथिली शरण गुप्त क्या है, राष्ट्र कवि है, तो ये स्टेटमेंट ध्यान लीजिए, उसको अलग कलर से हाईलाइट कर लो। मैथिली शरण गुप्त की कोई रचना है, ठीक है, जो भी रचना है उसको अलग कलर से हाईलाइट कर लो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब यहाँ पे आपको पता है जो हमारा पेपर, जो पूरा पेपर है वो हमारा ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्टिव भी आएगा। ठीक है, तो और वो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो सब अब यहाँ पे जब इस बुक को आप पढ़ेंगे तो कोशिश करिए पहली बार में पढ़ लें और पेंसिल या पेन अपने हाथ में रखें, जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको हाईलाइट करें। दूसरी बार में जब आप रिवीजन करें, ठीक है, तो और अच्छे से उन्हें याद करें और मार्कर से हाईलाइट कर दें। कम से कम 3 बार इस किताब को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें 2 तरह की चीजें आपको मिलेंगी, एक तो फैक्चुअल चीज है और एक सब्जेक्ट चीज है। अब हमारा जो पेपर है उसमें 40 और 60 2 पार्ट्स में पेपर आएगा। ये हमारे इसकी अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, केवीएस संदेश की बात नहीं कर रहा, वो एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो उसको आप देख लेना। लास्ट 15 आखिरी 15 दिनों में उसके लिए हमें क्या करना है, वो एक अलग सेपरेट वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारा क्या करेंगे आप, इसको पढ़ने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है कि क्या इसके शॉर्ट नोट्स बनाने, बिल्कुल नहीं। कोई भी, अब मान लो किसी एक पर्टिकुलर चीज में आपको दिक्कत है तो आप एआई, जो हमारे एआई का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि जितना जल्दी होगा उतना कवर, या फिर कहीं कहीं आप वीडियो देख लो, ज्यादा वीडियो के चक्कर में मत पड़ो, कहीं कोई टॉपिक में दिक्कत है थोड़ा वीडियो देख लिया, एआई से वो चीज देख ली, ठीक है, अदरवाइज सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल सीधी सरल भाषा में। कोई कोई शब्द है जो ना समझ में आए तो आप यूट्यूब या इंटरनेट का सहारा लेके वो टर्म समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो रहस्यवाद आपको नहीं समझ आ रहा, छायावाद क्या है नहीं समझ आ रहा, तो वहां से देख लो। ठीक है, तो फटाफट इसे कवर करो। सेकंड 3 बार कम से कम रिवीजन करना है, और जो रटने वाली चीजें हैं उनको आप अपने खुद के निमोनिक्स बनाओ। ठीक है, खुद के निमोनिक्स से उनको याद करने की कोशिश करो, और इसमें सिर्फ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रचनाएं हैं, कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण, रेखाचित्र, वही दिए गए, तो उनको जो महत्वपूर्ण कवि है और महत्वपूर्ण उनकी रचनाएं हैं सिर्फ वही दी गई हैं, उनको तो एकदम घोट के पी जाओ, मतलब कि दिमाग में आपको बैठा लेना है, ज्यादातर वही आएगी रचनाएं। ठीक है, और रचनाओं में ये भी बात याद रखो कि जो आपकी 9th से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी की किताबें, खासतौर पे हिंदी की, जैसे 9th 10th में आपकी क्षितिज चलती है, 11th 12th में अंतराल चलती है। ठीक है, 2 किताब 11th 12th की, 2 किताब 9th 10th की, इसके अंदर जो भी कवि हैं, उसके अंदर जो जो कवि के चैप्टर्स हैं और जो जो उनकी रचनाएं हैं, उनको बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपके डायरेक्ट वहीं से दिखे हैं, क्योंकि पेपर कौन बना रहा है, सीबीएसई। तो अगर सीबीएसई पेपर बना रही है तो ज्यादातर क्वेश्चन भी वो उन्हीं राइटर के और उन्हीं रचनाओं से लेगा, उन्हीं लेखक या कवियों को उठाएगा जो 9th to 12th के सिलेबस में हिंदी के हैं, और उनकी जो महत्वपूर्ण रचना उसमें दी गई, उसी से क्वेश्चन ज्यादातर आएंगे। तो पहले इसको पढ़ने के बाद, ठीक है, आपके दोनों अच्छे से कमांड हो जाएगी। उसके लिए आप ट्रिक बना के अपना ऑब्जेक्टिव चीजें याद कर लो, और इससे आपका अब 60 नंबर का कैसे पार्ट तैयार होगा, तो आपको जब इसको पढ़ोगे तो जो चीजें आपको लगती हैं कि आप लिखने में इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मैथिली शरण गुप्त के बारे में आप पढ़ रहे हो, उनके बारे में जो
ठीक है, उनकी भाषा शैली कैसी है, ठीक है, और जो जो उनकी विशेषताएं आपको समझ में आ रही है उसको हाईलाइट करके रख लो, ठीक है, पेंसिल से या अलग कलर से, ताकि आप दोबारा में उसको दो दो चार चार पॉइंट हर एक कवि के बारे में आपको थोड़ा सा याद हो जाए, ठीक है, ताकि आंसर जब आए तो आप आंसर में लिख सको। वैसे भी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, तो ज्यादा नहीं लिखना है, 100 शब्दों में हमें लिखना है। तो उस कवि की कोई कोटेशन आपने उठा लिया है ना, कोई कोटेशन उठा लिया, कुछ उनसे जुड़ी उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियां उठा लिया है ना, कुछ रचनाओं से जुड़ा, भाषा शैली कैसी हो, उनकी विशेषताएं क्या है, ठीक है, चाहे उनके व्यक्तित्व से जुड़ी हो या उनके लेखन से जुड़ी, वो आपने लिख के तो उसी में हाईलाइट कर लिया, ठीक है, बस उतना काफी है। और उसी को एक से दो बार आप रिवाइज कर लो तो आपका ये वाला पार्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव आपने यहाँ से पढ़ना है, पहला नंबर 1। दूसरा, अगर आपके पास किसी कोचिंग के नोट्स हैं तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो, अगर इससे नहीं पढ़ रहे हो तो किसी कोचिंग के शॉर्ट नोट्स जिससे जल्दी हो जाए, सिर्फ इंपॉर्टेंट वहां से पढ़ो, या नोट्स नहीं है तो आप इस किताब से, ये सारे चैप्टर विकारी अविकारी शब्द है, शब्द विचार वर्ण विचार, ये सारे इसमें मिल जाएंगे और बहुत जल्दी आप कवर कर सकते हो, ठीक है। तो आप कोशिश करो 10 दिन में से, ठीक है, 4 दिन के अंदर आप इसको कवर कर लो, ठीक है। 1 दिन के अंदर आपका भाषा वाला पार्ट पूरा तैयार हो सकता है, ठीक है, और 2 दिन के अंदर आप ग्रामर वाला पार्ट कवर कर सकते हो। तो 3 दिन आप अपना रिजर्व रखो इन 2 पार्ट्स के लिए। तो जो हमारे 2 पार्ट्स हैं वो इस बुक से कवर हो जाएंगे, इसी से आप फटाफट उनको पढ़ लो, रिवाइज कर लो, ठीक है। तो ये हमारे 2 पार्ट्स इधर तैयार हो जाएंगे। अब हमारे बच्चे कितने, 2 मेजर पार्ट, ठीक है, जिसमें हमारा गद्य और उसकी विधाएं, ठीक है। ध्यान रखिए गद्य साहित्य बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, गद्य में सिर्फ गद्य की विधाएं आएगा, ठीक है। केवीएस एनवीएस का सिलेबस ज्यादा वास्ट है ये हमारे से। और काव्य वाला जो पार्ट है उसमें चारों कालों से जुड़े क्वेश्चन, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल से रिलेटेड काव्य वाला पार्ट आएगा। तो इसमें ये पतली सी बुक है, इसको बहुत जल्दी ये आपको एक ओवरव्यू दे देगी पूरा। ये किताब बहुत डिटेल में नहीं है, लेकिन आपको एक जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी इसमें कवर हो जाएंगी। तो जो हमारे 4 पार्ट्स हैं उनमें से जो 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, और हमारे पास 10 दिन है, तो 10 दिन को प्लानिंग करिए, 10 दिन को हमें डिवाइड करना है, वो आप अपने हिसाब से डिवाइड करिए, क्योंकि हो सकता है हर किसी का अलग अलग प्लान होगा। जैसे मैं अपना प्लान शेयर करूं तो मेरा 10 दिन का प्लान क्या है कि मैं 10 दिन में से 1 दिन पूरा पूरा दूंगा इस पर, जो हमारा भाषा वाला पार्ट है, ठीक है, हिंदी भाषा बोलियों वाला, देवनागरी लिपि वाला, राजभाषा, संपर्क भाषा, ये वाला पार्ट, ठीक है। और 1 दिन मैं पूरा दूंगा क्योंकि मेरे ये वाला पार्ट पूरा हो चुका है, ठीक है, तो मैं 1 दिन पूरा दूंगा कि ग्रामर का रिवीजन करने के लिए। तो 2 दिन मैंने इसके लिए लास्ट डे शेष रखे हुए हैं, 1 दिन पूरा ग्रामर का रिवीजन करूंगा और 1 दिन भाषा वाला पार्ट पूरा, हिंदी भाषा उसका विकास, देवनागरी लिपि, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो आप इससे फटाफट इसको कवर भी कर सकते हो और इसी में आप रिवीजन करते हो। अब सवाल ये उठता है इसको कवर तो आप यहाँ से कर लोगे। अगर मान लो किसी टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है, पर्टिकुलर किसी टॉपिक को आपको समझने में दिक्कत है, तो आप फटाफट उसका एक वीडियो देख लो और उसका अगर आप चाहो ग्रामर में आप शॉर्ट नोट्स अभी भी बना सकते हो, ठीक है। और बहुत शॉर्ट में उस ग्रामर के टॉपिक आप कुछ पेजेस में शॉर्ट नोट्स बना लो, उसी को बार बार रिवाइज करो और प्रैक्टिस इसी के हर एक चैप्टर में पीछे एमसीक्यू दिए वहां से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और कोशिश करिए नोट्स ना बनाने पड़े। अगर आपको समझ आ रहा है तो कोई वीडियो मत देखो, कोई शॉर्ट नोट्स मत बनाओ, डायरेक्ट इसी में से पढ़ो, इसी में से रिवाइज करो, क्योंकि जितना समय बचाओगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो ये आपका पार्ट ग्रामर वाला पूरा इससे तैयार हो जाएगा। अब जो हमारे 2 पार्ट बचे, गद्य और उसकी विधाएं और काव्य, ये जो 2 खंड है हमारे, वो इस बुक से मुझे लगता है जल्दी आपका कवर होगा। बहुत सारे लोगों जिन्होंने वीडियो देखी होगी, उम्मीद है ये किताब खत्म भी कर ली होगी, मैं भी ये खत्म कर चुका हूं। अब इसका रिवीजन का टाइम है। जिसने नहीं किया है वो भी इसको 5 दिन में पूरा खत्म कर सकता है, अगर आप अच्छे से स्पीड में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप स्लो हैं तो हो सकता है 10 दिन आपको इस पे पढ़ने में लग जाए, तो वो तो रेलेवेंट नहीं है। अब जो तैयारी अब शुरू कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा समय निकल चुका है आपके लिए, ठीक है। और कोई वीडियो मैराथन की कोई सिलेक्शन नहीं दिला पाएगी, क्योंकि यहाँ पे चीजें हर तरह की आएंगी। अब ये जो 2 पार्ट है हमारे, ये इसमें ये बुक क्यों रिलेवेंट लग रही है, क्योंकि आप इसको पूरा पढ़ चुके होंगे। अब इसको कम से कम आप कोशिश करो एक बार तो पूरा पढ़ लें, उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, दोबारा में जब आप रिवीजन करो तो 2 अपने पास मार्कर रखो, जहां जहां अलग अलग कलर के, जहां जहां ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो वहां पे उसको अलग कलर से हाईलाइट करो, ठीक है। और जहां पे जैसे मैथिली शरण गुप्त क्या है, राष्ट्र कवि है, तो ये स्टेटमेंट ध्यान लीजिए, उसको अलग कलर से हाईलाइट कर लो। मैथिली शरण गुप्त की कोई रचना है, ठीक है, जो भी रचना है उसको अलग कलर से हाईलाइट कर लो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब यहाँ पे आपको पता है जो हमारा पेपर, जो पूरा पेपर है वो हमारा ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्टिव भी आएगा, ठीक है। तो और वो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो सब अब यहाँ पे जब इस बुक को आप पढ़ेंगे तो कोशिश करिए पहली बार में पढ़ लें और पेंसिल या पेन अपने हाथ में रखें, जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको हाईलाइट कर लें। दूसरी बार में जब आप रिवीजन करें, ठीक है, तो और अच्छे से उन्हें याद करें और मार्कर से हाईलाइट कर दें। कम से कम 3 बार इस किताब को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें 2 तरह की चीजें आपको मिलेंगी, एक तो फैक्चुअल चीज है और एक सब्जेक्ट चीज है। अब हमारा जो पेपर है उसमें 40 और 60 2 पार्ट्स में पेपर आएगा। ये हमारे इसकी अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, केवीएस इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, वो एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो उसको आप देख लेना। लास्ट 15 दिन, आखिरी 15 दिनों में उसके लिए हमें क्या करना है, वो एक अलग सेपरेट वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारा क्या करेंगे आप, इसको पढ़ने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है कि क्या इसके शॉर्ट नोट्स बनाने, बिल्कुल नहीं। कोई भी, अब मान लो किसी एक पर्टिकुलर चीज में आपको दिक्कत है तो आप एआई, जो हमारे एआई का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि जितना जल्दी होगा उतना कवर। या फिर कहीं कहीं आप वीडियो देख लो, ज्यादा वीडियो के चक्कर में मत पड़ो, कहीं कोई टॉपिक में दिक्कत है थोड़ा वीडियो देख लिया, एआई से वो चीज देख ली, ठीक है। अदरवाइज सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल सीधी सरल भाषा में। कोई कोई शब्द है जो ना समझ में आए तो आप यूट्यूब या इंटरनेट का सहारा लेके वो टर्म समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो रहस्यवाद आपको नहीं समझ आ रहा, छायावाद क्या है नहीं समझ आ रहा, तो वहां से देख लो, ठीक है। तो फटाफट इसे कवर करो। सेकंड, 3 बार कम से कम रिवीजन करना है। और जो रटने वाली चीजें हैं उनको आप अपने खुद के निमोनिक्स बनाओ, ठीक है, खुद के निमोनिक्स से उनको याद करने की कोशिश करो। और इसमें सिर्फ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रचनाएं हैं, कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण, रेखाचित्र, वही दिए गए, तो उनको जो महत्वपूर्ण कवि है और महत्वपूर्ण उनकी रचनाएं हैं सिर्फ वही दी गई है, उनको तो एकदम घोट के पी जाओ, मतलब कि दिमाग में आपको बैठा लेना है, ज्यादातर वही आएगी रचनाएं, ठीक है। और रचनाओं में ये भी बात याद रखो
कि जो आपकी 9th से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी की किताबें, खासतौर पे हिंदी की, जैसे 9 10 में आपकी क्षितिज चलती है, 11 12 में अंतराल चलती है, ठीक है, 2 किताब 11 12 की, 2 किताब 9 10 की। इसके अंदर जो भी कवि हैं, उसके अंदर जो कवि के चैप्टर्स हैं और जो उनकी रचनाएं हैं, उनको बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट वहीं से दिखे हैं, क्योंकि पेपर कौन बना रहा है? सीबीएसई। तो अगर सीबीएसई पेपर बना रही है तो ज्यादातर क्वेश्चन भी वो उन्हीं राइटर के और उन्हीं रचनाओं से लेगा, उन्हीं लेखक या कवियों को उठाएगा जो 9 to 12 के सिलेबस में हिंदी के हैं, और उनकी जो महत्वपूर्ण रचना है उसमें दी गई, उसी से क्वेश्चन ज्यादातर आएंगे। तो पहले इसको पढ़ने के बाद, ठीक है, आपके दोनों अच्छे से कमांड हो जाएगी। उसके लिए आप ट्रिक बना के अपना ऑब्जेक्टिव चीजें याद कर लो, और इससे आपका अब 60 नंबर का कैसे पार्ट तैयार होगा। तो आपको जब इसको पढ़ोगे तो जो चीजें आपको लगती हैं कि आप लिखने में इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मैथिली शरण गुप्त के बारे में आप पढ़ रहे हो, उनके बारे में जो ठीक है, उनकी भाषा शैली कैसी है, ठीक है, और जो उनकी विशेषताएं आपको समझ में आ रही है उसको हाईलाइट करके रख लो, ठीक है, पेंसिल से या अलग कलर से, ताकि आप दोबारा में उसको 2 2 4 4 पॉइंट हर एक कवि के बारे में आपको थोड़ा सा याद हो जाए, ठीक है, ताकि आंसर जब आए तो आप आंसर में लिख सको। वैसे भी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, तो ज्यादा नहीं लिखना है, 100 शब्दों में हमें लिखना है। तो उस कवि की कोई कोटेशन आपने उठा लिया है ना, कोई कोटेशन उठा लिया, कुछ उनसे जुड़ी उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियां उठा लिया है ना, कुछ रचनाओं से जुड़ा, भाषा शैली कैसी हो, उनकी विशेषताएं क्या है, ठीक है, चाहे उनके व्यक्तित्व से जुड़ी हो या उनके लेखन से जुड़ी, वो आपने लिख के तो उसी में हाईलाइट कर लिया, ठीक है, बस उतना काफी है। और उसी को एक से दो बार आप रिवाइज कर लो तो आपका ये वाला पार्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव आपने यहाँ से पढ़ना है, पहला नंबर 1। दूसरा, अगर आपके पास किसी कोचिंग के नोट्स हैं तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो, अगर इससे नहीं पढ़ रहे हो तो किसी कोचिंग के शॉर्ट नोट्स जिससे जल्दी हो जाए, सिर्फ इंपॉर्टेंट वहां से पढ़ो, या नोट्स नहीं है तो आप इस किताब से फटाफट पढ़ लो। फिर दूसरा काम आपको क्या करना है, जो 9 to 12 की सीबीएसई की बुक्स है उनमें, उनके अंदर जो लेखक या कवि, उनकी जो रचना है उनको अच्छे से याद कर लो, उनकी कुछ विशेषताएं जो है जो बुक में दी गई है वो भी आप याद कर लो, ठीक है। जैसे ठीक है, दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव को लेकर बात कर रहा हूँ, जो 40 मार्क्स है, 40 मार्क्स के लिए आपको इसी से पढ़ना है या कोचिंग नोट से बनना है, ठीक है। इसके अलावा आपको सीबीएसई की जो 9 to 12 के अंदर कवि है उनकी रचना, उनको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। और 2 3 बार आप निमोनिक्स बनाओ और याद करो उनको, और प्रैक्टिस के लिए आप डायरेक्ट प्रैक्टिस, इसमें कोई खास जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं। अब बात आती है 60 नंबर की प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है। तो देखिए, ग्रामर से तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रामर से तो कुछ भी आएगा आप लिख दोगे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ग्रामर में कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो जब आप इससे अपना कॉन्सेप्ट बनाओगे, हिंदी भाषा वाला, देवनागरी वाला, ठीक है, तो ये जो 2 पार्ट हमारे आएंगे, ग्रामर वाला और भाषा वाला, इसमें आप इजीली लिख लो, क्योंकि इसमें ग्रामर से रिलेटेड क्या होता है, कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसके टाइप एग्जांपल बना बना के कुछ ना कुछ लिख दोगे, तो इसके लिए कोई ज्यादा दिक्कत एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं। अब जो साहित्य वाला, ज्यादातर आपके लॉन्ग क्वेश्चन मुझे लगता है साहित्य से ज्यादा आएंगे, ठीक है, ये इससे ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसके लिए क्या करो, इसी में आपको, इससे जब आप पढ़ोगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने बहुत इजी तरीके से हर एक कवि, हर एक लेखक के बारे में बताया गया है, उनकी रचनाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, क्योंकि मान लो किसी क्वेश्चन से कुछ भी पूछा जा सकता है ना। अब जैसे साकेत है, मैथिली शरण गुप्त की रचना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो इन्होंने हर एक साहित्य के बारे में शॉर्ट में बताया कि इनकी ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनके बारे में ये इनकी साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं, ठीक है, और जो उनकी विशेषताएं सब कुछ शॉर्ट में बताया हुआ है। तो आप वो करके, चाहे तो उनके, अब नोट्स बिल्कुल मत बनाओ, नोट्स का समय नहीं है, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़िए और दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो आपको अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए आप ऐसी एक A4 शीट अपने पास रख लो, ब्लैंक शीट पर प्रैक्टिस करो, ठीक है। और डेली का टारगेट करिए अपने अपने हिसाब से 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, ठीक है, या आप चाहो मैक्स टू मैक्स 5 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं करना, मैक्स टू मैक्स 4 4 नंबर के 5 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करिए। तो 10 दिन में आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, एक दिन में 5 क्वेश्चन मैक्सिमम है, नहीं तो मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन आप सुबह करिए, 2 क्वेश्चन शाम को लिखिए, 2 सुबह 2 शाम, तो 4 हो गए, 4 धाम 40 क्वेश्चन बहुत है, ठीक है। तो डेली का टारगेट सुबह 2 क्वेश्चन, रात को 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन डेली का, तो 40 क्वेश्चन अगर आप लिख लोगे तो बहुत है, इतना आपकी स्पीड और सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन जरूर लगा के जाना, अगर 2 भी 4 भी नहीं डेली हो रहे हैं, 3 ही लिखो, 2 ही लिखो, बट लिखो, 2 भी डेली लिखोगे तो 20 क्वेश्चन 10 दिन में लिख लोगे, कुछ तो होगा। बट जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, डेली 4 तो एटलीस्ट करिए ही, 4 धाम 40 30 40 क्वेश्चन लिख के जाओगे तो आपका फ्लो बन जाएगा, ठीक है। तो वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आपको पता ही है हमारा 100 मार्क्स का पेपर होगा, 60 मार्क्स में कोई नेगेटिव नहीं है, और ठीक है, तो उसके लिए तो आप कुछ ना कुछ लिख दो, लेकिन भैया कि लिखने के लिए भी हमें अच्छी भाषा शैली का यूज करना है। तो जब आप जितना ज्यादा लिखोगे, आप कोशिश करिए साफ लिखें, ठीक है, और जो लिखेंगे उसमें कोटेशन यूज करें, ठीक है, थोड़ी अच्छे लेवल की भाषा हो, तो उसके लिए आपको ये बुक्स काम आएंगी, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है, वही पॉइंट है, ज्यादा से ज्यादा बार रिवीजन, जितना ज्यादा निमोनिक्स बना के रिवीजन करोगे, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें उनको याद करोगे, एनसीईआरटी और ये जो बुक है, ये 2 मत छोड़ना, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा मुझे जहां तक लगता है। बाकी तो कुछ चीजें तो आती ही हैं, 100 में से 100 तो हमें भी नहीं करना है, इतनी तो पट जाएगी भी नहीं, ठीक है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट, ऑब्जेक्टिव में एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट, सारा खेल ऑब्जेक्टिव का है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में हर कोई कुछ ना कुछ लिख देगा, मार्क्स मिल जाएगा। 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट, उस पर सबसे ज्यादा फोकस करिए, ठीक है। और लेकिन उसके साथ साथ ये इसकी भी तैयारी आप करिए, लिखते रहिए, ठीक है, कोशिश करिए अच्छे आंसर राइटिंग लिखें, ठीक है, बाकियों से अलग, तभी आपके नंबर ज्यादा आएंगे। आप कोटेशन कैसे दे रहे हो, आप क्या अलग लिख रहे हो बाकी से, ठीक है। तो मुझे लगता है इतना काफी है, तो घबराना बिल्कुल नहीं, अपना सिलेबस उठाइए, अपने 10 दिन के हिसाब से उसको डिवाइड करिए, ठीक है, उसके अंदर आपका
जल्दी से सिलेबस कवर कोशिश करिए, 5 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। अगर अभी तक नहीं हुआ है 5 दिन के अंदर, क्योंकि 5 दिन तो एटलीस्ट रिवीजन के लिए चाहिए। 5 दिन में टारगेट रखो आपका फटाफट हो जाए, उसके बाद 5 दिन पूरा प्रॉपर रिवीजन और प्रैक्टिस। 5 दिन तो मिनिमम आपको रिवीजन प्रैक्टिस के लिए देना है, ठीक है। इतना आप करोगे तो मुझे लगता है हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 है ऑब्जेक्टिव में, तो थोड़ा बहुत आप दिमाग ला के कुछ तुक्के भी उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। और कट ऑफ मुझे लगता है भाई 80% भी अगर आप लेके चलो तो आप टारगेट अपना लेके चलो, मुझे 80 प्लस करके आना है, दैट्स इट, ठीक है। 100 में से 80 प्लस का टारगेट लगो, कोई भी कैटेगरी है अभी से, तो आपका मुझे लगता है सिलेक्शन हो जाएगा। और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, एमआरएस का पेपर सीबीएसई बना रही है, सीबीएसई बहुत ज्यादा हार्ड पेपर नहीं बनाएगी, ठीक है। हाँ, अच्छे लेवल का पेपर रहेगा, हमें पढ़ के जाना, पढ़ के नहीं जाएंगे तो पेपर हार्ड ही लगेगा, ठीक है। लेकिन सीबीएसई के ओरिएंटेड ही चीजें रहेंगी, आपको बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं दिखेगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी को भी थोड़ा देख के जाना, एग्जाम से पहले जो 5 दिन रिवीजन करेगा उसमें एनसीईआरटी की बुक भी एक बार गो थ्रू कर लेना, इंपॉर्टेंट कभी उनकी रचना वगैरह, ठीक है। तो इतना काफी है। और मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब, ताकि और ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में।